नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और आज के सोशियो इकोनॉमिक्स के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। इसके सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में आज के सेशन में पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड इस टर्म का मतलब जान के। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? अब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड इस टर्म को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जांपल एंड द एग्जाम्पल इज ऑफ द एज ब्रैकेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। अब किसी भी देश में या किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग एज में रहे, सो नॉर्मली हम कहते हैं 15 से 60 साल की उम्र तक हम इसको वर्किंग एज मानते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वर्किंग एज में रहें तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे, दीज पीपल विल बी एबल टू वर्क मोर। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि कैपिटल क्रिएशन, पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा, राइट। इफ़ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वर्किंग एज ब्रैकेट में रहें तो दीज पीपल वुड बी एबल टू वर्क मोर। ये ज़्यादा काम कर पाएंगे, इनमें काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या होगा कि ये लोग ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, विच मीन्स कि इसके वजह से इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ओके, राइट। एंड पीपल जो 15 साल की उम्र से कम है, विच आर लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, या फिर पीपल हुआ ग्रेटर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, जो 60 साल की उम्र से बड़े हैं, इस पॉपुलेशन को यूजुअली हम कहते हैं कि दिस इज अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि जो लोग 15 साल की उम्र से छोटे हैं वो अभी भी मोस्टली अपने स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में ही होते हैं, और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो इकोनॉमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इस एज ब्रैकेट में जो लोग हैं वो यूजुअली कोई भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, राइट। और इसीलिए इस पॉपुलेशन को हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन खुद होके कोई पैसे नहीं कमाती है। दिस द पीपल हु आर लिविंग इन दिस एज ब्रैकेट, ये लोग पीपल हु आर लिविंग इन दिस एज ब्रैकेट, दीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल जो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, राइट। तो अब ये अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आई हो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या है और वर्किंग एज का मतलब, वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, यही से डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा सार निकल के आता है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि यदि हम ये जो लोग हैं किसी भी देश में, अगर इस एज ब्रैकेट में जो लोग हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनका नंबर अगर बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में वर्किंग एज लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन, इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा काम कर पाएगी, ज़्यादा पैसा कमा पाएगी, जिससे उस देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके डेफिनेशन जान के लेते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड refers to the potential economic benefits that a country can experience when it has large proportion of its population in the working age, typically between 15 to 64 years. ओके, 60-64 ईयर्स डिपेंड्स। मैंने इंडिया का एग्जांपल है क्योंकि इंडिया में यूजुअली 60 इज द रिटायरिंग एज। ओके, सो टिपिकली बिटवीन 50 टू 64 ईयर्स कंपेयर टू डिपेंडेंट एज ग्रुप जो 15 या 65 से ज़्यादा होता है। ओके, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ तक हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड इस शब्द का अर्थ जान के लिया है। अब ये जान के लेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, और इसको मैं समझाऊंगा डिपेंडेंसी रेशियो से। अब यहाँ पर मैंने इंडिया का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं 1950 की बात करूँ तो 1950 में इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो लगभग 68.4% था। ओके, और फर्टिलिटी रेट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा था, लगभग 5.9%। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि अपने रिप्रोडक्टिव एज में कोई भी महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, इसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो 1950s में इंडिया का फर्टिलिटी रेट 5.9 था और डिपेंडेंसी रेशियो 68.4% था। मतलब यदि 100 लोग हैं किसी भी एरिया में इंडिया में, तो 100 लोग में से 68 68 लोग ऐसे हैं जो बाकी बचे हुए
32 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके राइट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 37 ईयर्स। उस वक्त लोग ज़्यादा जीते नहीं थे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 2005 में ये क्या हो गया, 2005 में डिपेंडेंसी रेशियो कम होके 60% पे आ गया। उसके बाद फर्टिलिटी रेट भी गिरकर 3.14% आ गया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे 37 ईयर्स थी वो वहाँ पे यहाँ पे 63 ईयर्स हो गई और डिपेंडेंसी रेशियो भी कम हो गया। 2018 आते आते ये डिपेंडेंसी रेशियो और कम हो गया और 49.5% हो गया। जो आपकी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका फर्टिलिटी रेट था वो फर्टिलिटी रेट भी गिरकर दो हो गया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि 2018 आते आते लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई और फर्टिलिटी रेट भी बढ़ गया। विच मीन्स व्हाट, जो लोग 15 साल की उम्र के थे उनकी मात्रा कम हो गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से जो लोग वर्किंग एज ग्रुप में थे उनकी संख्या बढ़ गई। और इसीलिए भारत में हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये पीरियड आ गया है। अब अगर मैं बाकी देशों के साथ तुलना करूं तो जापान ऐसा देश था जिसका डेमोग्राफिक डिविडेंड की शुरुआत 1964 में हुई और जापान के पास 40 साल का समय था जहां पर उनकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो वर्किंग एज ग्रुप में थी। ओके, इटली में ये 1984 टू 2002 था। अगर मैं चाइना की बात करूं तो 1994 से लेकर 2031 तक 2031 तक ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के पास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड बी इन द वर्किंग एज ग्रुप। ओके, सो टिल 37 ईयर्स। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है वो ये कहता है कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड था वो 2018 से उसकी शुरुआत हुई और वो 2055 तक चलेगा। मतलब भारत के पास 37 ईयर्स का पीरियड है। इस 37 ईयर्स के पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वुड बी इन द वर्किंग एज ग्रुप। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया जो है ये वर्किंग एज ग्रुप में रहेगी। ओके, और अगर मैं इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी रेशियो की बात करूं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड 2018 में शुरू हुआ। राइट, सो 2018 में ओनली 49.8% पीपल डिपेंडेंट थे और ये जो इसका जो पीक है, ये पीरियड जो है वो 2018 से लेकर 2055 तक चलेगा जहां पर लगभग 49% लोग डिपेंडेंट रहेंगे। बाकी ऑलमोस्ट 51% ऑफ पीपल वुड बी वर्किंग। कैन यू इमेजिन दिस कि लगभग जो आधी पॉपुलेशन है इंडिया की वो वर्किंग होगी। सो जस्ट इमेजिन आउट ऑफ 142 करोड़ पीपल 50% लोग भी अगर काम कर रहे हैं, जो इसका पीक जो है वो 2041 में आएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द वर्किंग एज ग्रुप तो वो इकोनॉमी के लिए कितना बेनिफिट करेगी, क्योंकि वो लोग काम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण जीडीपी बढ़ेगा, जिसके कारण इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। राइट, अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो जापान चाइना जैसे देश हैं, इन्होंने रैपिड प्रोग्रेस क्यों किया? क्योंकि जो इनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो विंडो था, फॉर एग्जांपल जापान के पास 1964 से लेकर 2004 तक का विंडो था, इस विंडो का जापान ने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया, जिससे आज जापान एक डेवलप्ड नेशन बन गया है। उसके साथ साथ अगर चाइना की बात करूं तो आज चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर क्यों बन गई है? क्योंकि उन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल किया। अब यही विंडो इंडिया के पास है फ्रॉम 2018 टू 2055, जहां पर डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम हो गया है और वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, अब दिस इज व्हाट इंडिया हैज़। अब अगर मैं देखूं तो आज के समय में इंडिया की जो मीन एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। मतलब मीन एवरेज एज मतलब इंडियन पॉपुलेशन में अगर मैं एवरेज निकालूं ऑफ द पीपल हु आर लिविंग तो एवरेज एज 28 साल निकल कर आती है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वेरी वेरी यंग, दे आर इन दिस वर्किंग एज एंड इफ दे वर्क अ लॉट it will contribute to India's economic growth. That is what demographic dividend is talking about. तो इसके एडवांटेजेस क्या है? बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द पीपल विल बी वर्किंग ईयर। इसके साथ साथ राइज इन वर्कफोर्स। क्यों राइज इन वर्कफोर्स? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 51% ऑफ द पीपल विल बी इन द वर्किंग एज ग्रुप। तो इतने लोग हमारे पास होंगे जो काम करने वाले हैं।
राइट। तो वर्कफोर्स में राइज होगा। अगर इतने लोग जो है वो जो काम करने के काबिल है, अगर इनको उतना काम मिला, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। इसके साथ साथ क्योंकि इतना राइज इन वर्कफोर्स होगा, इतने लोग काम करने के काबिल होंगे, तो उनको काम करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लगेगी, ज़्यादा कंपनीज इंडस्ट्रीज लगेंगे, जिसके माध्यम से वो लोग ज़्यादा काम करेंगे। तो उससे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट होगा इंडिया में। ओके। और ये सारी चीज़ें करने में इंडिया में पॉलिसी मेकिंग जो भी है वो भी इफेक्टिव हो जाएगी। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें प्रोवाइड करता है। द मेजर एडवांटेजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। आज इंडिया जो है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ऐसा कहा गया है कि आने वाले सालों में इंडिया वुड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। कैसे बनेगी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? क्यों? क्योंकि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 51% ऑफ द पीपल आर इन द वर्किंग एज ग्रुप। अगर इन लोगों को काम मिल जाए तो बात बन सकती है। पर इंडिया को कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए? सी, मैंने आपको बोला कि 51% ऑफ द जनता, 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द वर्किंग एज ग्रुप। पर अब अज्यूम करो कि ये जो 51% लोग हैं जो काम करने के काबिल है, योग्य है, पर इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। दे हैव नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट एजुकेशन, और इन लोगों के पास कोई भी एडिक्वेट स्किल नहीं है। जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले लो, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, ये सारी चीज़ें हैं जो बूम करने वाली है इस पर्टिकुलर सेंचुरी में। और अगर इंडियन लोगों के पास ये सारे स्किल्स ही नहीं है, तो क्या ऐसे लोग कोई जॉब कर पाएंगे आज के ज़माने का? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आज के ज़माने के जो जॉब्स है वो इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आधारित होने वाले हैं। जिसको ये टेक्नोलॉजी आती है उसको जॉब मिलेगा, जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती उसको जॉब नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी आने का मतलब क्या होता है? आपका स्किल डेवलपमेंट होना, राइट। आपके पास वो कौशल्य होना चाहिए। यदि आपके पास स्किल नहीं होगा, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड होनी चाहिए, उनके पास बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ उनके पास रेलिवेंट स्किल्स होने चाहिए। ओके। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ, इनका आरोग्य। इंग्लिश में हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप अच्छा काम कर पाओगे। पर यदि आप वीक हो, आपको 100 प्रकार की बीमारियां हैं, तो आप अच्छा काम नहीं कर पाते हो। तो इंडिया को अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, अगर इस विंडो का मतलब 2018 से लेके 2055 तक, ये जो 37-38 ईयर्स का जो विंडो है इंडिया के पास, अगर इसका फायदा इंडिया को उठाना है, तो इंडिया को इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करना होगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अगर इंडिया इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर फोकस करती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया का ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, ह्यूमन कैपिटल, अगर इंडिया में ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाता है या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, डेफिनेटली ये लोग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आते हैं। Here we face a lot of challenges. What are these challenges? Asymmetric demography. Asymmetric demography मतलब अगर आप इंडिया के स्टेट्स को देखोगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, गुजरात, ये जो स्टेट्स है ये इंडिया के आज के ज़माने के डेवलप्ड स्टेट्स माने जाते हैं। अब इन डेवलप्ड स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट है ये 2 या 2 से कम हो गया है। मतलब क्या कि इन स्टेट्स में पॉपुलेशन अब स्टैग्नेंट हो रही है, या इन स्टेट्स की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन स्टेट्स का एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो इंडिया में ये असिमेट्रिक डेमोग्राफी है। जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन अब कम होते जा रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो गई है। तो ये असिमेट्रिक चैलेंज को इंडिया को थ्रू पॉलिसी एड्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लैक ऑफ स्किल्स, इंडिया में आप देखोगे
वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर इनके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, आज के ज़माने में वी वांट पीपल हु आर ट्रेन्ड इन दिस मॉडर्न स्टफ, बट हमारे यहाँ पे स्किल्स की कमतरता है। इसके साथ साथ पुअर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अब इन सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। अब हमने क्या पिछले स्लाइड में मैंने क्या कहा, पिछले स्लाइड में मैंने कहा कि अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के विंडो का अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स, राइट। ओके, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन सोसाइटी के जो मेन फीचर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे पेट्रियार्की है। ओके, आज भी अगर हम देखें तो बहुत इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे पेट्रियार्की बहुत ही जोरों शोरों से प्रैक्टिस की जाती है। अब इस पेट्रियार्की होने के कारण क्या होता है, लड़कियों को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त नहीं होते हैं, राइट, क्योंकि ज़्यादा फोकस लड़कों के ऊपर दिया जाता है। लड़कियों को आज भी गाँवों में ये मेंटालिटी है कि लड़कियां जो है वो 4 दीवारों तक ही सीमित रहेगी, वो सिर्फ घर का काम ही करेगी, वो बाहर जाके कोई जॉब नहीं करेगी। इस मेंटालिटी की वजह से हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से चूक सकते हैं, क्योंकि जब मेल और फीमेल ये दोनों कंधों से कंधा मिलाकर इस देश के लिए काम करेंगे तभी हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा पाएंगे। सो पेट्रियार्की इज़ वन थिंग, ओके फाइन। उसके अलावा सेकेंड थिंग इन इंडिया इज़, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन और हंगर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया को सता रही है। ओके, नाउ अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया का रैंक 107 आता है, विच मीन्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो भूखे हैं। यहाँ पे हमने हेल्थ की बात की पिछले स्लाइड में कि हेल्थ, इंडियन पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। यदि हेल्थ ही अच्छे से डेवलप नहीं होगी, ऑल ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू गो इन वेन, राइट। सो हंगर इज अनदर प्रॉब्लम, राइट। अब हंगर के अलावा द थर्ड प्रॉब्लम दैट इज देयर इज पॉवर्टी। ओके, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली हमने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा जिसमें ये कहा गया कि 14.96% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब अगर इतने लोग 14.96% मतलब लगभग 142 करोड़ के लगभग 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। सो अगर कोई भी इंसान अगर पुअर है, अगर गरीब है, तो वो ना अच्छा एजुकेशन ले पाएगा, ना वो अच्छा खाना खा पाएगा, जिसकी वजह से उसका हेल्थ अच्छा डेवलप नहीं होगा। स्किल डेवलपमेंट तो आप भूल ही जाओ, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। सो दीज आर सम सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इन पैरामीटर्स की वजह से हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया की जॉबलेस ग्रोथ स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया, जैसे मैंने कहा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स देखूँ तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स भी इंडिया में बढ़ते गए हैं। वाई? क्योंकि एक जगह पे जीडीपी ग्रोथ हो रही है पर एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में क्रिएट नहीं हो रही। ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें डील करने होंगे इफ़ वी हैव टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर थिंग। सो व्हाट डज इंडिया नीड्स टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बिल्ड ऑन ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे बनाएंगे? वी हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, EHS। इन 3 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि इंडिया की एक जॉबलेस ग्रोथ स्टोरी रही है। इस जॉबलेस ग्रोथ स्टोरी को ख़त्म करना है और वी हैव टू बिल्ड अप एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ओके, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अगर हमारे पास है तो उनको काम भी तो मिलना चाहिए, राइट। सो थ्रू पॉलिसी चेंजेस, थ्रू स्ट्रक्चरल चेंजेस वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेवलप द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आज का जो ज़माना है, पीपल, जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, वी हैव स्टार्टेड द स्टैंड अप इंडिया मिशन। ओके, तो इस मिशन से हम क्या करें, स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज द मोर एंड मोर स्टार्टअप्स इंडिया में आएंगे उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री इंडिया में बिल्ड होती जाएगी, विच वुड क्रिएट इन टर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर जॉब्स। Okay, so this is what India needs to do if it has to reap the benefits of the demographic dividend. Okay, so that was all from my end for today's session, guys. If you have enjoyed this session, you can join my Telegram channel, जिसका नाम है AK Sir Textbook. This is the QR code which you can use to
join my channel. Apart from that दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग हैज़ लॉन्च द निर्णय IAS बैच. इस निर्णय IAS बैच में हम आपको GS फाउंडेशन कोर्स कराते हैं. इस GS फाउंडेशन कोर्स में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा. उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो मॉक इंटरव्यू सेशंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको रवि कपूर सर हु हिमसेल्फ इज एन IRS ऑफिसर, उनसे आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे. ओके, आपके जो भी मेंस आंसर्स होंगे वो कॉपीज लाइव इवैल्यूएट करके आपको मिलेगी. ओके सॉरी, लाइव इवैल्यूएट करके आपको मिलेगी. और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलेगी. आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड यूज़ करना है, जो है मेरा नाम आकाश. ये कूपन कोड यूज़ करते ही आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय, टेक केयर.